गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको मैं दे दूं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। आपके सामने है। आदर्श जायसवाल, आई एम बैक। कहां गए थे बेटा? कहां चले गए थे? जय श्री कृष्णा। सो लेट्स स्टार्ट आज टुडे क्लास। और प्रतानु बेटा, हाय हेलो। अच्छा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में डाउट है कल वाले में। वेट, ओके, चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन जो था वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास का आपका जो होमवर्क है उसमें आपको इलस्ट्रेशन करना है। बिगिनर बॉक्स 1 2 एंड 3। 1 2 पहले दे दिया था, एक्सरसाइज 1 अप टू 77। और आपको रिवाइज करने हैं सारे लेक्चर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है सॉल्यूशन चैप्टर का। कल संडे है और कल आपका पेपर नहीं है, तो आपको सॉल्यूशन प्लस केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करना है। भले टेस्ट में आ रहा नहीं आ रहा, आप रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। आपका जो रिवीजन होगा वो कंप्लीट रिवीजन होगा और वो हैंडआउट से होगा। अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम बच जाता है, बाकी सब्जेक्ट के होमवर्क नहीं है तो आप एक्सरसाइज 2 भी जरूर सॉल्व करिएगा फिर से। सॉल्यूशन का भी आपने रिसेंट सॉल्व किया होगा, एक बार फिर से करना है ना। यही हमारे एग्जाम का मंत्र है, चीजों को बार बार करते रहे। क्लियर? तो कल हम एक सवाल डिस्कस कर रहे थे, उसी सवाल से स्टार्ट करते हैं। कल जो हम सवाल डिस्कस कर रहे थे उसमें अपने को हाफ सेल का डाटा दिया होता था। हमें हाफ सेल का डाटा दिया होता था और हमसे किसी तीसरे हाफ सेल के बारे में पूछा होता था। कैसे करें? तो हाफ सेल का डाटा दे रखा है और हाफ सेल के बारे में पूछा है, तो मैंने कहा सबसे पहले रिएक्शन को लिखिएगा, फिर उसका जो ई नॉट है उससे डेल्टा जी लिखिएगा। मतलब पहली रिएक्शन का, अभी वो सवाल यहां है नहीं तो आपको मैं से समझा रहा हूं और उसी से मिलकर जुलता है सवाल और करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन लिखिएगा, फिर आप उसका ई नॉट लिखिएगा और फिर आप उसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करिएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा हम रिएक्शन के साथ करते हैं वैसा हम ई के साथ नहीं कर सकते। सर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो इलेक्ट्रोड मतलब जिंक या कॉपर रॉड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। और क्योंकि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उस पर हम अलजेब्रा के लॉ नहीं लगा सकते। तो फिर करें तो क्या करें? तो मैंने कहा जब कभी ऐसा सवाल आए जिसमें हाफ सेल दिया हो और हाफ सेल के बारे में पूछा हो, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखिएगा, उसका जो ई नॉट दे रखा है उससे डेल्टा जी लिखिएगा और फिर डेल्टा जी के बाद आप उसे सॉल्व करिएगा। ठीक वैसे जैसे आप थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा एच वाले सवाल सॉल्व करते थे। यानी हमसे जो पूछा है सोचो, जो दिया है उसे कैसे बनाए, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा जी के साथ कराएं। जब आप ये सवाल सॉल्व करते हैं तो बच्चों को जहां कठिनाई आती है वो आती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। क्योंकि अभी आपने रेडॉक्स नहीं पढ़ा है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आती है और मॉड्यूल का एक सवाल अक्सर बच्चों से नहीं बनता। तो घबराओ मत, वो कंसेप्ट की कमी नहीं, वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कमी है। राइट? तो जैसे ही आप रेडॉक्स पढ़ोगे हर केस में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे, क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता तब तक हम एन नहीं निकाल पाते। क्लियर? तो सबसे पहले मन में अप्रोच क्लियर कर लो, क्या कि ऐसे सवालों में हमें रिएक्शन गिवन होगा, उसका ई नॉट गिवन होगा, वैसा हम रिएक्शन के साथ करेंगे, वैसा ई के साथ नहीं डेल्टा जी के साथ करेंगे। क्लियर? इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक सवाल और करा रहा हूं। ये जो सवाल अगला है जो हम करने वाले हैं ये अपने आप में बहुत फेमस और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं आपको सिखाता हूं इसमें क्या पूछा है और हमें क्या करना है। अगला जो सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, इसमें पहली रिएक्शन का ए नॉट दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना Pb, यानी कि ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ई नॉट है तो हम समझ गए हमें सारपी दे रखा है। वहीं पर दे रखा है एक दूसरा रिएक्शन Pbi2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो हम समझ गए यार ये भी तो रिडक्शन ही है। मतलब पहला वाला रिएक्शन भी रिडक्शन है, दूसरा वाला रिएक्शन भी रिडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो रहा है एक्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जब कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, वही रिडक्शन का पहचान होता है। और जब कभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वही ऑक्सीडेशन का पहचान होता है।
दोनों रिएक्शन का हमें ई नॉट दे रखा है और हमसे सवाल कुछ पूछ रहा है, फाइंड लॉग केएसपी ऑफ पीबीआई2। सवाल हमसे पीबीआई2 का लॉग केएसपी पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन सवाल को समझते हैं, प्रॉब्लम का इंटरप्रिटेशन ढंग से समझते हैं, क्योंकि वो समझ लिया तो सवाल बन गया। जैसे ही केएसपी आया तो पहले तो बच्चा घबरा जाता है, यार केएसपी कहां से रिलेट कर दिया आयनिक से। तो तसल्ली से सोचो, जो केएसपी है दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो डिफाइन होता है इक्विलिब्रियम पर। अगर आपको याद हो तो अलग अलग सॉल्ट के लिए हमने केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना सीखा था। जो केएसपी है, जो कि डिफाइन होता है इक्विलिब्रियम पर, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही होता है, बस सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बताता है। मतलब है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही ना यार, है तो ये के ही ना। यानी कि सवाल कहीं ना कहीं आपसे केएसपी यानी कि के यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। अब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिक्र कहां सुना, किस फॉर्मूले में सुना? तो जैसे आप नस्ट इक्वेशन को याद करते हैं, नस्ट इक्वेशन बच्चों को जनरली जो याद रहती है वो है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूब, राइट? अब बात चल रही है इक्विलिब्रियम की, क्योंकि सवाल आपसे केएसपी पूछा है। तो आप सबको पता है कि इक्विलिब्रियम पर जो ई सेल है उसकी वैल्यू है 0 और इक्विलिब्रियम पर जो क्यू है वो होता है के बराबर। यानी कि जो ई सेल है वो कितना है 0 और जो क्यू है वो क्या है के, और यहां पर वो जो के है वो एक स्पेशल टाइप का के है दैट इज केएसपी। यानी कि सवाल कुछ इस प्रकार से रिड्यूस हो गया, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग केएसपी। अब तो आप मनी मन यही सोच रहे थे यार, कुछ भी करके हमें ई नॉट सेल मिल जाता, केएसपी तो हम तुरंत बता देते। अब ई नॉट सेल है क्या, ये रिएक्शन है क्या, सेल रिएक्शन है क्या? तो आपसे किसका केएसपी पूछा है, पीबीआई2 का। तो एक काम करते हैं ना, पीबीआई2 के केएसपी की रिएक्शन लिखते हैं जैसा हम आयनिक में लिखा करते थे। तो आप आयनिक में कैसे लिखते हैं, पीबीआई2 विच इज इन सॉलिड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ये अपने आयंस में टूटेगा दैट इज Pb2+2I माइनस, ऐसे ही तो टूटेगा ना बच्चों। और यहां लिखते थे एक्वस, यहां लिखते थे एक्वस। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप यहां S2S करके वो सारा करते थे। आज यहां पर S2S की आवश्यकता नहीं है, आपको इस रिएक्शन का केएसपी बताना है, और केएसपी बताने के लिए आपको इस रिएक्शन का चाहिए ई नॉट। अब इस रिएक्शन का ई नॉट हम कहां से पाए, इस रिएक्शन का ई नॉट हम कैसे कैलकुलेट करें, राइट? तो कैसे करें जरा सुनिएगा। ये जो पहली रिएक्शन आपके सामने दी है इसको देखो ध्यान से, इसको बोल देते हैं अपन रिएक्शन नंबर 1, और जो दूसरी रिएक्शन दे रखी है इसे बोल देते हैं रिएक्शन नंबर 2, चलेगा, और इसे बोल देते हैं रिएक्शन नंबर 3। तो जैसे ही बच्चा ये रिएक्शन लिखता है उसके मन ही मन ख्याल आता है, यार अगर हमें थर्ड रिएक्शन चाहिए, अगर हमें थर्ड रिएक्शन चाहिए Pb2 प्लस राइट हैंड साइड में 2I माइनस राइट हैंड साइड में चाहिए, तो पहली रिएक्शन में उसको Pb2 प्लस दिखता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच्चा तुरंत समझ जाता है सर अगर हमें थर्ड रिएक्शन चाहिए तो हमें 2-1 करना पड़ेगा। और जैसे ही रिएक्शन में अलजेब्रिक लॉज लगाता है बच्चे के मन में लड्डू फूटता है, क्योंकि सर ने कहा था जैसा रिएक्शन के साथ करना, जब कुछ करने का मन करे तो करना, जैसा रिएक्शन के साथ करना वैसा डेल्टा जी के साथ करना, ई नॉट के साथ नहीं करना। तो बच्चे के मन में लड्डू फूटा, बोले यार अब हम क्या करते हैं कि रिएक्शन नंबर 3 बराबर रिएक्शन नंबर 2-1 है, अब लिख लेते हैं 1 का डेल्टा जी 1 नॉट, 2 का डेल्टा जी 2 नॉट, वहां से निकाल लेते हैं डेल्टा जी 3 नॉट। बच्चों क्या आप समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले खेल आएगा एन का। तो ऐसा करते हैं, इन तीनों रिएक्शन का लिख लेते हैं एन। एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, राइट? पहली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ पहली रिएक्शन का जो N1 है उसका वैल्यू कितना है 2, सेकेंड रिएक्शन का जो N2 है उसका वैल्यू कितना है 2, राइट? जब आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं 2, राइट? यानी कि ये जो थर्ड रिएक्शन है इसका एन कितना है 2, यानी कि इन तीनों रिएक्शन का जो एन है वो है 2। बोलो हाँ या ना। अब हमने सोचा यार इसका एन है 2, तो ऐसा करते हैं कि यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा जी 1 डेल्टा जी 2 डेल्टा जी 3 और वहां से ई निकाल के सॉल्व कर लेंगे, राइट? ये हो गया हमारा करने का एक तरीका। मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स में एक बच्चे ने लिखा है सर डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के सी। बिल्कुल बेटा ऐसा भी कर सकते हैं, पर क्या सवाल में आपको टेम्परेचर दे रखा है। एक बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा सर हमने ऐसा कर लिया, हमने डेल्टा जी 3 बराबर डेल्टा जी 2 माइनस डेल्टा जी 1 कर लिया,
हमने -N3FE3 बराबर नॉट नॉट लगाते रहेंगे, है ना, बराबर -N2FE2 माइनस माइनस प्लस N1FE1 कर लिया। हमने ऐसा कर लिया, सबका NN इक्वल है, कैंसिल कर लिया, FFF कैंसिल कर लिया। हमने E3 नॉट बराबर माइनस साइन के साथ बराबर -E2 नॉट प्लस E1 नॉट कर लिया। तो यहां से आप देख सकते हैं E3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा E2 नॉट माइनस E1 नॉट। हमने ऐसा कर लिया। तो बच्चा कहता है सर क्या इसे हम ऐसा नहीं कर सकते, डेल्टा जी बराबर माइनस RT/LN/KC, या वही लॉग में कन्वर्ट करके। बेटा क्या आपको सवाल में टेम्परेचर दिया है? जिस बच्चे ने पूछा मैं उससे पूछ रहा हूँ। तो बच्चा मुझसे कहता है सर टेम्परेचर 25 मान ले। क्यों जबरदस्ती मान रहे हो जब बिना माने काम चल रहा है? एज्यूम तब किया जाता है जब कोई रास्ता नहीं बच पाता है। अगर हमारे पास कोई दूसरा तरीका है तो कोशिश करो बिना एजम्पशन के करो। इज दिस क्लियर अंतरिक्ष? ठीक है बेटा, तो अभी अपने सामने आ चुका है E3 नॉट। जरा देखिएगा, यहां से हमने E3 नॉट लिखा और यहां से जो E3 नॉट आया है, लकी बेटा अलग से आप मुझे कॉल करना है ना, अलग से कॉल करिएगा क्लास के बाद, मैं आपको बताऊंगा। इज दिस क्लियर? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा E3 नॉट, यहां पुट करना है और सॉल्व करना है। आप सभी लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आता है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। मैंने अभी सवाल का कंसेप्ट बताया, इसे आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि कितना आ रहा है फाइनली। प्लीज सभी लोग बेटा, यार आपसे केएसपी नहीं पूछा, एंटी लॉग वगैरह नहीं लेना, आपसे लॉग केएसपी पूछा है। वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। बहुत अच्छे, शुभजीत सील ने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, बिल्कुल सही जवाब। जब आप इसको माइनस करते हैं, राइट, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करने पे एक बार देखिएगा, डाटा चेक करिएगा, आता है -0.149। देख लो जरा, दोनों इक्वेशन को माइनस किया अपन ने, डेल्टा जी वगैरह सारा कुछ पुट किया, एन से एन सिंपल कैंसिल हो रहा है, सॉल्व करिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू में अगर चेंज हो देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, सभी लोग देखेंगे। उसके बाद हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, आ रहा है क्या? ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं, ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन एन लॉग के एसपी, एन की वैल्यू थी 2, इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -5.04, -5.04। हाँ देख लो, वही मैं कह रहा हूं, देख लो आंसर आपके सामने अपन ने सॉल्व किया है, देख लो कहीं पे मिस्टेक है, आपके ऊपर है कैलकुलेशन, एक मिस्टेक है इसमें, जल्दी से। देख लो एक मिस्टेक है यार, आप सॉल्व नहीं कर रहे बेटा, सवाल स्क्रीन पे देख के सब अच्छा लगता है, सॉल्व तो करो प्लीज, सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो ना। आपके सामने ये हमने लिखा डेल्टा जी वाला कंसेप्ट, और वहां से लिख रहे हैं E3 नॉट बराबर करके सारी वैल्यू पुट, आपको सिखाया कंसेप्ट, सॉल्व तो करो एक बार, बिना सॉल्व किए कैसे आप उसे मान लेते हो यार? सॉल्व तो करिए, सभी लोग सॉल्व करिए। ऑलराइट, सो द करेक्शन इन दिस आंसर इज, ये जो है वो निगेटिव आ रहा है, जो आंसर में करेक्शन था वो यही था कि -5.04 आ रहा है, ठीक है। हाँ जो करेक्शन है बेटा वो है -5.04, बस यही था। तो आप देखेंगे कितना है अपना E2 नॉट माइनस E1 नॉट, E2 कितना है -0.365, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू माइनस है ना, तो कितना होगा -0.365 माइनस माइनस प्लस 0. आएगा -0.149, जब सॉल्व करोगे तो आएगा -5.0। प्लीज इसे सॉल्व क्या करो, मैंने पहले लिख दिया था फिर हटा दिया, हाँ ताकि आप चेक करो। तो द करेक्ट आंसर इज -5.04। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है जिसमें हमसे केएसपी पूछा था। तो सवाल कैसे करना है मैंने आपको ये सिखाया,
कैलकुलेशन वाला पार्ट जब तक आप नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, किया करो, सवाल स्क्रीन पे देखने पे लगता है सब बन जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक हमारा किस्सा था गैल्वेनिक सेल का। बच्चों मुझे आप सबका फिर से ध्यान चाहिए, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हुआ तो मैंने कहा जो चैप्टर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है टर्मिनोलॉजी का, जहां हमने बहुत सारे नए नए शब्द सीखे। और दूसरा सेक्शन आया केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने का, जिसे हमने इंस्ट्रूमेंट में अंजाम दिया, जिसका नाम रखा अपन ने गैल्वेनिक सेल। वास्तव में जो गैल्वेनिक सेल है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, राइट? और हमने बनाया, बस फर्क इतना था कि जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस। मतलब हमने जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन लिखी वो सारी की सारी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, आपको बस ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ को सेपरेट करना है और उसे एक वायर से जोड़ना है। यहां तक कि आपने ये भी सीखा कि जब हम सेल बनाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं है, एक ही तरह के इलेक्ट्रोड से भी सेल बनाया जा सकता है, बशर्ते हम दोनों कंपार्टमेंट में जो कंसंट्रेशन उसे अलग रखें। मतलब कैथोड में अलग कंसंट्रेशन हो, एनोड में अलग कंसंट्रेशन हो, तो भी सेल बनाया जा सकता है, जिसे मैंने आपको कंसंट्रेशन सेल टॉपिक में बताया था। बच्चों ये सारी कहानी थी इस चैप्टर के दूसरे हिस्से की। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के तीसरे हिस्से की तरफ, दैट इज अब हम ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोड्यूस कराया है, अब हम इससे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को अंजाम देंगे। मतलब हम अब यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेसेस को कराने में, और वो हम जिस इंस्ट्रूमेंट में कराएंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब कोई हमसे कहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, तो मैं कहूंगा ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि डबल ई को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में यानी कि सी में। जब हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, तो ये कहने का तात्पर्य है कि वो रिएक्शन पहले नहीं हो रही। इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपके मन में सवाल आया होगा, सर इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, कैसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं? इमेजिन करो ये आयरन है और यहां पर ये रखा है गोल्ड। मैंने गोल्ड से कहा जा आयरन के पास, मतलब गोल्ड को हम आयरन के ऊपर एक प्लेटिंग करना चाहते हैं। क्या गोल्ड की प्लेटिंग आयरन के ऊपर अपने आप होगी? नहीं होगी। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ऐसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी करा सकते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट में कराएंगे वही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दिखता कैसा है, ये होता कैसा है, ये काम कैसा करता है, तो मैं आपके सामने लेके आया हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पिक्चर। बच्चों जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ा करते थे, तो गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ करता था, आपके पास इलेक्ट्रोड हुआ करता था, उसमें किसी में नेगेटिव तो किसी में पॉजिटिव हुआ करता था, कोई हाई पोटेंशियल तो कोई लो पोटेंशियल हुआ करता था, और फिर आप उसे एक वायर से जोड़ देते थे, तो यहाँ पे हमें एक वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता था। लेकिन आज हमारे पास बैटरी पहले से है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स पहले से है। हम अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे थे, लेकिन अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले से है, राइट? तो ऐसा इमेजिन करो हमारे सामने पहले से ये सेल है, इसे हमने एक टर्मिनल से जोड़ा एक इलेक्ट्रोड, एक टर्मिनल जोड़ा दूसरा इलेक्ट्रोड। बच्चों आप सब जानते हैं ये जो बड़ी वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये जो छोटी वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस रॉड पर, ये जो रॉड इससे जुड़ा हुआ है, राइट, और ये जो रॉड इससे जुड़ा हुआ है, बच्चों ये जो रॉड है जो निगेटिव वाले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो रॉड जो पॉजिटिव वाले से जुड़ा हुआ है उस पर कैसा चार्ज आएगा? उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बच्चों एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ट्रेवल करता है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होता है? लो टू हाई या हाई टू लो? बहुत अच्छे बच्चों ने कहा सर लो टू हाई। ये बताओ ये जो हमने बैटरी लगाई है, बैटरी में लो पोटेंशियल कौन है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बैटरी में लो पोटेंशियल कौन है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से चलेगा? नेगेटिव से। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना स्टार्ट करता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से इस रॉड में एंटर करता है, इसी वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, और यहां से एग्जिट करता है, इसी वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। बच्चों
इमेजिन करिए ये जो आपके सामने कंटेनर है जिसमें दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, जिस पर एक पर निगेटिव एक पर पॉजिटिव चार्ज है। इमेजिन करो इसे हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में डुबोया है जिसमें मॉल्टन NaCl है। एक्वस NaCl मैंने नहीं बोला, मैंने कहा पल भर के लिए इमेजिन करो ये जो सॉल्यूशन है ये है मॉल्टन NaCl। सर आपने मॉल्टन NaCl ही क्यों लिया? बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो या तो मॉल्टन स्टेट में या तो एक्वस स्टेट में अपने आयंस में टूट जाता है। अभी हमने मॉल्टन फॉर्म लिया है, मतलब उसका मेल्टेड फॉर्म लिया है। तो इमेजिन करो इस सॉल्यूशन के अंदर कैटायन है Na+ और एनायन है Cl- जो कि फ्री फॉर्म में है, जिनका फ्री मूवमेंट चल रहा है। बच्चों एक बात बताओ, ये जो कैटायन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये किधर मूव करना चाहेगा? ये जो कैटायन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो किधर अट्रैक्ट होगा? निगेटिव रॉड की तरफ कि पॉजिटिव रॉड की तरफ? वो किधर जाएगा? निगेटिव की तरफ, राइट? तो आप सब देख सकते हैं जो Na+ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा हो गया पॉजिटिव आयन, ये किधर मूव करेगा? निगेटिव रॉड की तरफ। और हमारा जो Cl- है जिस पर निगेटिव चार्ज है ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। Na+ वाला गया निगेटिव रॉड के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और खुद को Na सॉलिड में तब्दील कर दिया। बच्चों Na+ से Na सॉलिड बनना ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, Na+ से Na सॉलिड बनना ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है। मैंने आपसे एक डेफिनेशन बताई थी कैथोड की, जहां पर या जिसका होता है रिडक्शन वही होता है कैथोड। जहां पर या जिसका होता है रिडक्शन वही होता है कैथोड, यानी कि जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो है हमारा कैथोड। ये जो राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रोड है ये है हमारा कैथोड। क्लियर? इन द सेम वे देखते हैं Cl- के साथ क्या हुआ। Cl- गया पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो Cl- ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए और कन्वर्ट हो गया Cl2 में। Cl-1 से बन गया Cl2, -1 से चला गया 0 पर। -1 से 0 होना ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना यानी कि ऑक्सीडेशन है। और मैंने आपसे कहा था जहां पर या जिसका होता है ऑक्सीडेशन वही होता है एनोड। बोलो हाँ या ना बच्चों? यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आज हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें जो कैथोड है वो निगेटिव टर्मिनल है, उसमें जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा रट्टा मारते हैं। क्या? गैल्वेनिक सेल में जो जिंक रॉड होता है वो एनोड होता है, जो कॉपर रॉड होता है वो कैथोड होता है। जिंक पर निगेटिव चार्ज होता है, कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो बच्चे ऐसा रट्टा मारते हैं गैल्वेनिक सेल का एनोड निगेटिव चार्ज होता है, गैल्वेनिक सेल का कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैथोड निगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। वो ऐसे याद करते हैं बेटा, ऐसे मत याद करना। कैथोड और एनोड की एक डेफिनेशन थी, एक है, एक ही रहेगी, और वो क्या? जहां पर या जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो है एनोड, जहां पर या जिसका होता है रिडक्शन वो है कैथोड। अब इस ऑक्सीडेशन और इस रिडक्शन से जैसा चार्ज आता है आने दो, चार्ज से एनोड कैथोड कभी डिफाइन नहीं होता है। एनोड कैथोड की लॉजिक से डिफाइन होता है जहां पर या जिसका होता हो ऑक्सीडेशन वो है एनोड, जहां पर या जिसका होता हो रिडक्शन वो है कैथोड। बच्चों ये जो आपके सामने सेटअप मैंने बनाया, बैटरी जोड़ के पॉजिटिव निगेटिव लगाया, मॉल्टन NaCl में से Na+ से Na और Cl- से Cl2 बनाया, अपने आप अगर कहीं पे मॉल्टन NaCl रखा होता अपने आप वो सोडियम और Cl2 में नहीं टूटा होता। NaCl से Na और Cl2 का बनना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन बैटरी लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा के इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अंजाम दिया जा सकता है। मॉल्टन NaCl से फिर से सोडियम फिर से Cl2 बनाया जा सकता है। यही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये जो हमने किया यही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या होता है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं बहुत सरल भाषा में कहूं तो कोई मुझसे पूछे सर
ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो मैं कहूंगा केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग करंट। करंट के फ्लो होने पर इलेक्ट्रोलाइट का जो केमिकल डिकम्पोजिशन है, यही इलेक्ट्रोलाइसिस है। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बहुत कुछ होता है, पर हमारा सिलेबस बहुत कुछ नहीं है। हमारा सिलेबस है केवल इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले मैं आपको बताऊंगा हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा हम कैसे पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? केमिकल डिकम्पोजिशन। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। कब होता है? जब करंट पास करते हैं। करंट पास करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इज दिस क्लियर? तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, जब हम केमिकल डिकम्पोजिशन कराएंगे, तो उसे हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो एनोड पर कैथोड पर क्या क्या मिलेगा। जब आप ये सीख जाओगे क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको सिखाऊंगा कितना कितना मिलेगा। सबसे पहले क्या सिखाऊंगा? क्या क्या मिलेगा, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कितना कितना मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम पहचान करना सीखेंगे। अच्छा, एनोड पे ये मिलेगा फला के इलेक्ट्रोलाइसिस पे, अच्छा कैथोड पे ये मिलेगा इसके इलेक्ट्रोलाइसिस पे। और जब हम पहचान करना सीख जाएंगे, ये मिलता है, तो हम पहचान करेंगे कितना कितना मिलता है। इज दिस क्लियर? तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस सिखाने के पहले कुछ छोटी छोटी मैं आपको बातें बता दूं। ये जो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, मतलब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो कैथोड पे कुछ और मिलेगा, एनोड पे कुछ और मिलेगा। कॉपर सल्फेट का करोगे तो एनोड पे कुछ और मिलेगा, कैथोड पे कुछ और मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइट बदलेंगे तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड विल चेंज। इन द सेम वे ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोड कैसा लिया है। मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, जब हम बैटरी से जोड़ के दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, वो इलेक्ट्रोड कैसे हैं, वो उस आयन से रिएक्शन कर रहे नहीं कर रहे, इस पर डिपेंड करेगा। अगर वो इलेक्ट्रोड आयन से रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। अगर वो इलेक्ट्रोड आयन से रिएक्शन नहीं कर रहे तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। मतलब जब मैं इलेक्ट्रोड बदल दूं तो समझ जाना अरे प्रोडक्ट बदल सकता है। मतलब NaCl का एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे कुछ मिलता है तो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पे कुछ और मिलेगा। रट के मत जाना कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट हमेशा यही होता है। वो कई कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रोड के बदलने पे बदलता है। तो इसे अपन ऐसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है। या तो रिएक्टिव होता है, अटैकेबल यानी कि रिएक्टिव। या तो वो रिएक्टिव होगा या तो वो इनर्ट होगा। या तो उस पर रिएक्शन हो पाएगी या तो उस पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इन जनरल जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं वो प्लैटिनम और ग्रेफाइट होते हैं। ग्रेफाइट हमेशा इनर्ट नहीं होता, मेरी बात को समझिएगा। जो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं वो इनर्ट है। लेट्स से ये जो पेन है, कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय ये प्लैटिनम नहीं है, ये ग्रेफाइट नहीं है। पर जब हमने इसको इस्तेमाल किया कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस में तो पता चला इसकी रिएक्शन नहीं हुई किसी आयन से, तो मैं कहूंगा कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। राइट? इन जनरल जो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और इन जनरल जो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं रिएक्टिव होते हैं, और इन जनरल प्लैटिनम और ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। मैंने नहीं कहा प्लैटिनम और ग्रेफाइट यूनिवर्सल इनर्ट है, इन जनरल इनर्ट है। जनरली ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। इज दिस क्लियर? तो अगर हम इलेक्ट्रोड बदलेंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूं अभी। तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किन किन चीजों के बदलने से प्रोडक्ट बदलने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले हम क्या सीख रहे हैं? क्या क्या मिला। तो क्या क्या मिला किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हम ये सीख रहे हैं। राइट? इन द सेम वे बच्चों,
अगर हम कंसंट्रेशन को बदलेंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। यानी कि मैंने आपसे कहा एक्वस NaCl तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। मैंने आपसे कहा डाइल्यूट NaCl तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। मैंने आपसे कहा कंसंट्रेटेड NaCl तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बदलेंगे तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड कैथोड बदल जाएगा। क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। अभी तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। इन द सेम वे अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मॉल्टेन फॉर्म में लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट एक्वस स्टेट में लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। मॉल्टेन में लेने से प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, एक्वस में लेने से प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। क्या, क्यों, कैसे, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। अभी तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम लोग दो तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या मिला, फिर सीखेंगे कितना कितना मिला। जब हम पढ़ेंगे क्या क्या मिला तो वो कई बातों पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड के बदलने से क्या क्या मिला बदल जाएगा, कंसंट्रेशन के बदलने से क्या क्या मिला बदल जाएगा, मीडियम के बदलने से क्या क्या मिला बदल जाएगा। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले द मोस्ट सिंपल मॉल्टेन का। बच्चों जब मैं मॉल्टेन कहता हूं, लेट्स से मैंने कहा मॉल्टेन NaCl, ठीक है। तो आगे बढ़ने के पहले दिमाग में पहले कंसेप्ट बैठा लो, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 1 क्या, कंसेप्ट नंबर 1 क्या, कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट हवा में नहीं हो जाता। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट तब होता है जब या तो मॉल्टेन फॉर्म में हो या तो एक्वस स्टेट में हो। तो पहला कंसेप्ट ये है बच्चा कि इलेक्ट्रोलाइट में एक होता है कैटायन, बोले तो Na+, और जो कैटायन है वो रिड्यूस होना चाहता है और रिड्यूस होने के लिए जाता है कैथोड। तो आप ऐसे याद रखोगे, कैटायन C से, कैथोड C से। इन द सेम वे इलेक्ट्रोलाइट में एक होता है एनायन। एनायन ऑक्सीडाइज होने के लिए एनोड पर जाता है। तो आप ऐसे याद रखोगे, A से एनायन, A से एनोड। यानी जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सबसे पहले कैटायन और एनायन की पहचान करेंगे। कैटायन को भेजेंगे कैथोड पर, एनायन को भेजेंगे एनोड पर। कैटायन का कराएंगे रिडक्शन, एनायन का कराएंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मॉल्टेन स्टेट की, उसमें भी हम सबसे पहला केस देख रहे हैं मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। तो आपने करना क्या है, ऐसे लिख लेना है एनोड कॉपी में। आप सबको बताते चलना है, पहले के 1 2 3 केस मैं समझाऊंगा, उसके बाद वाले सारे आपको बताने हैं लॉजिक्स, राइट। तो आपको करना क्या है, कॉपी में ऐसे लिखोगे एनोड, ऐसे लिखोगे कैथोड, फिर कैथोड के नीचे लिखोगे कैटायन, एनोड के नीचे लिखोगे एनायन। जैसे अभी मॉल्टेन है, यानी कि एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है। कैटायन कौन है बच्चों, Na+, एनायन कौन है बच्चों, Cl-, राइट। अब मुझे बताओ, एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है, कैथोड की तरफ कौन जाएगा, आप सब बोलेंगे कैथोड की तरफ कौन जाएगा, बोलना है कैथोड की तरफ कौन जाएगा, रिड्यूस होने कौन जाएगा, कैटायन। कैटायन कौन है, Na+, क्या बन जाएगा, सोडियम सॉलिड। एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनायन। एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनायन। एनायन क्या होगा, ऑक्सीडाइज, राइट। और क्या बना लेगा, Cl2। मतलब अगर सवाल आपसे पूछना है कि मॉल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर कौन मिलेगा, एनोड पर कौन मिलेगा, तो आप फटाफट बता दोगे सर कैथोड पे Na, एनोड पे Cl2 गैस मिलेगा। क्या बता दोगे, बोलो बच्चों। तो मॉल्टेन का बताना बहुत आसान है। तो अगर आप सीख गए तो अगला आपको जवाब देना है मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड, यानी कि PbBr2। ऑब्वियसली इन सब में इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं, तो मैं लिख देता हूं साथ में प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैटिनम जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, राइट। तो PbBr2 प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। आपको बताना है एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसे लिख लो, A से एनोड, C से कैथोड, ठीक है। एनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड पे, लेड ब्रोमाइड। तो Pb2+ जो है वो है कैटायन और Br- जो है वो है एनायन। तो कैथोड पे कौन है बच्चों, कैथोड पे है कैटायन, तो इसका होगा रिडक्शन, क्या बनेगा, लेड। और एनोड पे कौन है बच्चों, Br-, इसका होगा ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, Br2। ऐसा लग रहा है कि मॉल्टेन का करना बहुत आसान है, हर बच्चा मुझे बता देगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोडक्ट क्या है, बोलो हाँ या ना। हर बच्चा मुझे बता देगा, अरे बहुत अच्छे यार, ये तो सबसे बन जाएगा। तो मॉल्टेन वाला तो बड़ा सिंपल है,
कैटायन को भेजो कैथोड पर, एनायन को भेजो एनोड पर। अरे आसान है क्या। चलो चलते हैं दूसरे स्टेट में। मॉल्टेन में ऐसा था। अब अगला इलेक्ट्रोलाइट का हमें यूज करना है एक्विस में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which conduct electricity in molten or in aqueous state। तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में तभी टूटता है जब या तो वो मॉल्टन स्टेट में या तो एक्वियस स्टेट में होता है। तो मॉल्टन वाला तो बड़ा सिंपल था। अब हम चलते हैं एक्वियस में, राइट। तो वही वाला काम करते हैं। इमेजिन करते हैं हमारे सामने है एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। कौन है बच्चों? एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। देखते हैं एनोड पर कौन गया, देखते हैं कैथोड पर कौन गया। एनोड पर एनायन जो कि है Cl माइनस, कैथोड पर कैटायन जो कि है Na प्लस। मैं आप सबसे पूछता हूं, जब एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या केवल एक कैटायन एक एनायन है? क्या उस सॉल्यूशन के अंदर और कुछ नहीं है? मॉल्टेन में हाँ केवल Na था, केवल Cl था। पर एक्वस में क्या इन दोनों के साथ कोई और है? जी हाँ, इन दोनों के साथ है पानी। बोले तो H2O, बोले तो H2O। सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में बैठा दूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है, जिनको लगता है कि जो वाटर है, सॉरी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो OH माइनस ऑक्सीडाइज होता है, जब रिड्यूस होता है तो वो H प्लस रिड्यूस होता है। तो जिन बच्चों के जहन में ये कंसेप्ट बैठा है कि एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन के साथ OH माइनस और H प्लस होता है, तो मैं पहले ही बता दूं वाटर ही रिड्यूस और वाटर ही ऑक्सीडाइज होता है। कभी H प्लस मत कहना, कभी OH माइनस आयन मत कहना। क्लियर? यानी कि आप ऐसे सोचो, एनोड पर एनायन है Cl माइनस, कैथोड पर कैटायन है Na प्लस। तो Na प्लस है पानी है, मतलब कैथोड पर दो ऑप्शन है, Na प्लस रिड्यूस हो सकता है या पानी रिड्यूस हो सकता है। एनोड पर भी दो ऑप्शन है, Cl माइनस रिड्यूस हो सकता है या पानी रिड्यूस हो सकता है। जब एक्वस नहीं था, केवल एक कैटायन एक एनायन था, तब हमें किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं था, किसी प्रकार का प्रेफरेंस नहीं देना था। बट राइट नाउ इन एक्वस सॉल्यूशन वी हैव मोर देन वन कैटायन, वी हैव मोर देन वन एनायन। बच्चों एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। इमेजिन करो एक इलेक्ट्रोड है, राइट। इमेजिन करो इस पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। इमेजिन करो इसके सामने दो आयन है, एक है A प्लस, एक है C प्लस। बच्चों एक बात बताओ, क्या दोनों सेम टाइम पर रिड्यूस होंगे? मेरा पहला सवाल, क्या दोनों सेम टाइम पर रिड्यूस होंगे? क्या दोनों एक साथ रिड्यूस होंगे? आप सब ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होगा। तो फिर अब मुझे ये बता दो पहले रिड्यूस कौन होगा? मुझे ये बता दो पहले रिड्यूस कौन होगा? पहले रिड्यूस कौन होगा? जब मैं कहता हूं पहले रिड्यूस कौन होगा, तो मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पहले रिड्यूस वो होगा जिसका रिड्यूस होने का ताकत ज्यादा होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स में बच्चे कह रहे हैं जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है। ये लॉजिक कहां से आया? बच्चों सुनो सुनो सुनो, सबका डाउट, सबका डाउट। अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे लगा कॉमन सेंस है, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, नो। चलिए इधर देखिएगा जरा, एक बार देख लो और सब लोग दिमाग में सेट कर लो। इमेजिन करो ये हमारे पास एक निगेटिव चार्ज रॉड है, इसके पास एक कैटायन A प्लस है, एक कैटायन C प्लस है। तो मैंने कहा पहले रिड्यूस कौन होगा? तो बच्चे कहते हैं सर जिसकी मोबिलिटी ज्यादा। भैया एक बात बताओ यार, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर रॉड है, ठीक। अब रॉड जो है तो मैंने आपको दूर दिखाया है, क्या वास्तविकता में ऐसा होगा क्या कि ये रॉड है, रॉड से A प्लस दूर बैठा होगा, C प्लस और दूर बैठा होगा? बोले चलो रेस लगाते हैं। ओ भैया यहाँ पे रेस नहीं हो रही, यहाँ पे मोबिलिटी का खेल नहीं है, इसके पास में भी तो A प्लस और C प्लस बैठा होगा। सॉल्यूशन और मेटल की रॉड की सरफेस टच कर रही नहीं कर रही? कर रही। तो जब दोनों की सरफेस टच कर रही तो कहां मोबिलिटी का खेल है? दिस इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ मोबिलिटी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मोबिलिटी। यहाँ मोबिलिटी का कोई खेल नहीं है। ऐसा नहीं जो तेज भागेगा वो जाके पहले रिड्यूस होगा, यहाँ भागने का खेल ही नहीं है। अरे ऐसा समझो ना, जो आयन पास बैठा है क्या अब वो दोनों एक साथ रिड्यूस होगा? नहीं, अब भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा, इसका जो पोटेंशियल ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तभी पहले रिड्यूस होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो बाद में रिड्यूस होगा। तो आपको जवाब देना था A प्लस और C प्लस दोनों एक साथ रिड्यूस नहीं होंगे। तो पहले कौन रिड्यूस होगा? सर पहले रिड्यूस वो होगा जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो आपको जवाब देना था सर जब एक से ज्यादा कैटायन होगा
एक से ज्यादा एनायन होगा तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। मोबिलिटी का खेल नहीं है, ताकत का खेल है। अब्दुल रहमान ने लिखा है ताकत का खेल है, मोबिलिटी का खेल नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बिल्कुल सही अब्दुल, बहुत बढ़िया। इज दिस क्लियर? ओ भैया, इज दिस क्लियर? तो हमें समझ में आ गया कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें एक से ज्यादा कैटायन है। जो एक्वस सॉल्यूशन है, कैथोड में कैटायन है और पानी है, एनोड में एनायन और पानी है, और पहले रिड्यूस वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अरे बोलो ना। और पहले रिड्यूस वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और पहले ऑक्सीडाइज वही होगा जिसका ओपी ज्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक ट्विस्ट और है। बच्चों, मैंने आपको ईसीएस पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, एनसीईआरटी में जो दिया था उसको उल्टा करके पढ़ाया था। उसके पीछे एक वजह थी। वो ईसीएस तो वहां मैंने आपको याद कराया ही कराया, उससे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक का भी काम चल जाता है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं सबका रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर, और जरा देखना कैसा है। लेकर बारात सर की कार, ना मांगो अली महान, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। देखना जरा, इस रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में पानी अलग से रखा है। लेकर बारात सर की कार, ना मांगो अली महान, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, जो कार फेंक दो कोई नहीं सुनो प्रभात है। और ये रहा H प्लस। इसीलिए मैंने कहा रिडक्शन H प्लस का नहीं होता, रिडक्शन पानी का होता है, क्योंकि H प्लस का रिडक्शन अलग है, पानी का रिडक्शन अलग है। हाँ, ये बात अलग है कि रिड्यूस होके H2 ही बनता है, पर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होता है। क्लियर? तो बच्चों, लेकर बारात सर की कार, ना मांगो अली महान, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, जो कार फेंक दो कोई नहीं सुनो प्रभात है। उसके बाद छापा तो आपको अच्छे से याद है। इज दिस क्लियर? ये जो ईसीएस मैंने आपको एनसीईआरटी से उल्टा करके बताया, अपना ईसीएस का काम वहां तो चली गया, उसका फायदा यहां पर भी मिल गया। क्या? ये जो मैंने आपके सामने आयन लिखे हैं, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, मतलब इधर से उधर जा रहे हो, राइट, स्क्रीन का साइज छोटा होने की वजह से इसको अपन ने ऐसा लिखा है, सच में एक लाइन से लिखा होना चाहिए। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इनकी जो टेंडेंसी है रिड्यूस होने की बढ़ रही है। मीन्स टू से, अगर कभी सॉल्यूशन में Na प्लस और पानी दोनों साथ में बैठे होंगे तो राइट हैंड साइड पे कौन है? पानी। जो राइट हैंड साइड पर है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि अगर कभी कंपटीशन हुआ Na प्लस और पानी के बीच में, तो पहले कौन रिड्यूस होने चाहेगा? पानी। Na प्लस चाहते हुए भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, वाटर का जो रिड्यूस होने का टेंडेंसी है, वो Na प्लस से ज्यादा है, यानी वाटर रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, Na प्लस देखता रह जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो भैया, इज दिस क्लियर? इन द सेम वे, सर ये तो हमें पहले से याद था, ये तो हमें पहले से याद था, अब एनायन का क्या करें? तो एनायन का सीरीज में आपको बता देता हूं एक नया कंसेप्ट, मतलब ये पहला वाला आपको पहले से याद है ईसीएस से, अब नया बता रहा हूं। तो एनायन के लिए ऐसे याद रखो, सुनो पानी, फिर FClBrI, तो जो फ्लोराइड है उसको पहले रखना है, राइट। सुनो पानी FClBrI, F को रख दो ऊपर, तो सुनो पानी ClBrI, F है पहले। क्लियर? इसे आप कई तरीके से याद कर सकते हैं, इसे मैं ऐसे याद रखता हूं क्योंकि अक्सर इन्हीं आयन का काम पड़ता है कि सबसे पहले फ्लोराइड है, उसके बाद है सुनो पानी, और फिर ClBrI। तो ये जो आपके सामने लिखा है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती है। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, इसे मैं ट्रिक कहता हूं। मतलब मैं नहीं कहता हूं ये एसओपी का ऑर्डर है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि Cl माइनस का एसओपी वाटर से ज्यादा है। मैं तो ये बता रहा हूं कि जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो एनोड पर जो पहले ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट बनाएगा वो Cl माइनस बनाएगा, वाटर नहीं बनाएगा। मतलब आप इसे ऐसे मत याद करो कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसओपी, आप इसे ऐसे याद रखो कि Cl माइनस वाटर से पहले ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट बनाएगा। हो सकता है Cl माइनस का एसओपी पानी से कम हो, लेकिन फिर भी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पर Cl माइनस पहले ऑक्सीडाइज होगा पानी से। मैंने क्या कहा समझ पाए? मैंने क्या कहा समझ पाए? तो अपने को तो प्रोडक्ट बनाना है,
इलेक्ट्रोलाइसिस में, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या बना बताना है। जब एक से ज्यादा आयन होगा तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा वो पहले रिड्यूस होगा, जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। मैंने आपको जो बताया उसे एसओपी एसआरपी का ऑर्डर मत मानना, प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक ही मानना। ऐसा क्यों है मैं कुछ ही देर में समझाऊंगा, अभी जो बता रहा हूं बस सुनते चलना। मतलब आप तो रूल बना लो, क्या अगर कल को कभी पानी और Cl माइनस हुआ और एनोड पे लड़ाई हुई, पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो पहले आप देखो राइट हैंड साइड पे कौन है, Cl माइनस, मतलब पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl माइनस, मतलब एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो जैसा मैं आपसे कह रहा था, वाटर का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, H प्लस और OH माइनस का रिडक्शन H प्लस और OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आपको याद रखना है वाटर ही रिड्यूस और वाटर ही ऑक्सीडाइज होता है। उनका एसओपी एसआरपी आपके सामने दिया है, याद कर लो तो ठीक है, नहीं याद करो तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाए तो याद होने देना। क्लियर? तो चलो करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी आपको याद करा दूंगा, बस आप याद रखो पहला वाला क्या कि वही है जो हम ईसीएस में जानते हैं, और दूसरा वाला सुनो पानी, F पहले आएगा, ClBr आई। क्लियर? करें इलेक्ट्रोलाइसिस? चलो करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइसिस हम करने वाले हैं एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बदलने से प्रोडक्ट बदलेगा, कंसंट्रेशन के बदलने से प्रोडक्ट बदलेगा। अपने पास अभी दे रखा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और है एक्वस NaCl, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड, फिर लिखेंगे कैथोड। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एक मेरे साथ करना बाकी आप करना, ठीक है? तो पहला दूसरा मैं सिखाऊंगा, उसके बाद वाला आप बताओगे, पहला दूसरा मुझे सिखाने दो। सबसे पहले लिखेंगे एनोड, फिर लिखेंगे कैथोड। एनोड पे किसको लिखूं, एनायन की कैटायन, ए से एनोड ए से एनायन। एनायन कौन है, Cl माइनस। एक्वस है कि मॉल्टन, एक्वस। साथ में कौन है, पानी। कैथोड पे चलते हैं, कैटायन कौन है, Na प्लस। केवल Na प्लस है कि साथ में कोई है, कौन है, पानी। अब देखते हैं किसका प्रेफरेंशियली रिडक्शन, किसका प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कैथोड की। तो बच्चों आपके सामने जो कैथोड है उसमें Na प्लस और वाटर है, तो आप मुझे बताओ कैथोड के रिडक्शन में राइट हैंड साइड पे कौन था? लेकर बारात सर की कार ना, मांगो अली महान, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, मतलब राइट हैंड साइड पे कौन था, पानी। मतलब रिड्यूस होने टेंडेंसी किसकी ज्यादा, पानी की। मतलब रिड्यूस कौन होगा, पानी। क्या बनाएगा, H2। कैथोड पे क्या मिलेगा, H2। फिर आते हैं अपन एनोड पर, आ जाए क्या? अब हम जैसे ही आते हैं एनोड पर, तो एनोड में कौन है, Cl माइनस और पानी। अब राइट हैंड साइड पे कौन था, Cl माइनस की पानी, सुनो पानी। फिर F पहले था Cl, तो सुनो पानी, पानी के बाद कौन है, Cl। राइट हैंड साइड पे कौन है, Cl। किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, Cl माइनस। कौन पहले प्रोडक्ट बनाएगा, Cl माइनस। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl माइनस का। तो Cl माइनस होगा ऑक्सीडाइज और बनाएगा प्रोडक्ट Cl2। एनोड पे कौन, Cl2। कैथोड पे कौन, H2। सॉल्यूशन के अंदर कौन बच जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर कौन बच जाएगा, Na और पानी, बोले तो NaOH। तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर NaOH बच जाएगा, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा, यानी कि उसका जो pH वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो सवाल आपसे पूछता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, बेसिक। व्हाट विल बी द pH ग्रेटर देन 7। गैस, क्लियर? अरे क्लियर? चलो अगला वाला भी मैं समझा रहा हूं, अगले के बाद आप करना, ठीक? अगला वाला मुझे बता दो। अगला वाला इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं वेरी डाइल्यूट NaCl। ओहो, कंसंट्रेशन बदल दी। अब जब कंसंट्रेशन बदल दी तो क्या प्रोडक्ट बदलेगा, बोलो बेटा। कंसंट्रेशन बदल दी तो क्या प्रोडक्ट बदलेगा, बोलो बेटा बदलेगा। देखते हैं क्या बनेगा, चलो। तो बताने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, और यही कंसेप्ट जान है अब जो मैं बताने वाला हूं उसकी।
कंसेप्ट ये है, पहले आपको फैक्ट बता दो, उसे याद कर लो, तो इसकी वजह बताता हूं। कंसेप्ट ये है, कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा, कैटायन का आरपी ज्यादा, एनायन का ओपी ज्यादा। इन द सेम वे हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन कम तो कैटायन का आरपी कम, एनायन का ओपी कम। मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा तो जो कैटायन है, कैटायन रिड्यूस हो रहा तो आरपी, एनायन ऑक्सीडाइज हो रहा तो ओपी। कंसंट्रेशन के बदलने से ओपी आरपी बदल जाता है। कंसंट्रेशन के ज्यादा होने से ज्यादा ओपी भी आरपी भी आयन का, कंसंट्रेशन कम होने से आरपी ओपी भी कम आयन का। सर ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको क्यों का जवाब दे देता हूं। लेट्स से हमारे पास Mn प्लस है, वो रिड्यूस होके M बना रहा है, मतलब ये कैटायन का रिडक्शन है। जब मैं लिखूंगा इसका Q, तो Q कैसे लिखूंगा बच्चों? 1 अपॉन Mn प्लस, राइट। चलते हैं नस्ट इक्वेशन के पास, क्योंकि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकालना उसी ने सिखाया। तो चलते हैं नस्ट इक्वेशन के पास। ई हाफ सेल है ना, तो ई रिडक्शन बराबर, अब मैं पूरी कहानी लिख रहा हूं यार, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। बोलो चलेगा। और क्यू को लिख दूं 1 अपॉन Mn प्लस, बोलो चलेगा। बोलो बच्चों चलेगा, बोलो बच्चों चलेगा, चलेगा। मुझे ई रिडक्शन ज्यादा चाहिए, ई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, तो जो माइनस हो रहा है ये छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? जो माइनस हो रहा है वो छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? अगर ये वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए ई रिडक्शन, तो वो जो वैल्यू माइनस हो रही है छोटी, बहुत बड़ी, तो ये छोटी कब होगी? Mn प्लस ज्यादा होगा तब छोटा होगा, कि Mn प्लस कम होगा तब छोटा होगा? सोचो। Mn प्लस अब जब होगा ज्यादा, यानी कि अगर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, ये पूरा होगा छोटा, समथिंग माइनस छोटा हो जाएगा बड़ा। यानी कि वही मैंने आपसे कहा कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ओपी भी ज्यादा हो जाता है, आरपी भी ज्यादा। इन द सेम वे आप एनायन की सोच सकते हैं। तो आज जो रिड्यूस हो रहा है एनायन बच्चों, वो हो रहा है लेट्स से yn माइनस। तो yn माइनस जब रिड्यूस होता है तो बनाएगा y प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो Q है ना, वो भी 1 अपॉन वाई एन माइनस ही आता है। मतलब कैटायन का रिएक्शन में नीचे कैटायन का आयन, और एनायन के ऑक्सीडेशन में नीचे एनायन का आयन। इसी वजह से कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर ओपी भी ज्यादा है, आरपी भी ज्यादा है, और कम होने पे ओपी भी कम है, आरपी भी कम है, आयन का। आयन का, मैं बार बार बोल रहा हूं आयन का। क्लियर? ऐसा रट के मत जाना कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी ज्यादा, हाँ, कंसंट्रेशन ज्यादा तो कैटायन का आरपी ज्यादा। इज दिस क्लियर? अब अगर ये समझ में आ गया तो जो मैं बोलने वाला हूं आपको समझ में आने वाला है। बच्चों आपका चाहिए मुझे पूरा ध्यान। तो चलो चलते हैं एनोड और कैथोड के पास। चले क्या? हमने लिख लिया एनोड, हमने लिख लिया कैथोड। बताओ एनायन कौन है? बोलो बच्चों, एक मिनट देखो जगह कहां है। बताओ एनायन कौन है? एनायन, सब एनायन है Cl माइनस, केवल Cl माइनस, साथ में कोई और है? सर साथ में पानी भी तो है, एक्वस है ना। कैटायन कौन है? सर कैटायन है Na प्लस, अकेला है, साथ में कोई है ना? कौन है? पानी। अब दोनों में हुआ कंपटीशन, देखते हैं कंपटीशन कौन जीतता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एनायन की, राइट। Cl माइनस है, पानी है। पहले चलते हैं इन जनरल, इन जनरल राइट हैंड साइड पे कौन आता है? सुनो पानी, एफ तो पहले चला गया, तो सुनो पानी Cl। राइट हैंड साइड पे इन जनरल कौन है? Cl माइनस। तो पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? Cl माइनस। लेकिन कंडीशन नॉर्मल नहीं है, NaCl वेरी वेरी डाइल्यूट है। मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, कंसंट्रेशन बहुत कम। और जब कंसंट्रेशन होगा कम तो ओपी भी होगा कम। वैसे Cl माइनस पहले ऑक्सीडाइज होता, पर क्योंकि कंसंट्रेशन हो गया कम तो वो उसका ओपी भी हो गया कम। तो आज इन दोनों के कंपटीशन में पानी जीत जाएगा, ऑक्सीडेशन पानी का O2 बन जाएगा। तो एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर आपने कहा कि Cl माइनस का कंसंट्रेशन कम है इसलिए ओपी कम है। मैंने कहा सर क्या पता, वो कम तो है पर उतना कम नहीं है कि वाटर के ओपी से ज्यादा है। अब ये सब नहीं सोचना यार, सवाल में बोल दिया वेरी डाइल्यूट मतलब कम। अब कम तो खूब कम, अब ये मत सोचना सर कम है पर उतना कम नहीं, उससे ज्यादा, ये सब नहीं। इज दिस क्लियर? कम है तो खूब कम है, ज्यादा है तो खूब ज्यादा है। हेलो, तो अपने पास आया Cl माइनस और वाटर, तो जंग में कौन जीत गया? वाटर।
तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया? वाटर का। तो क्या बन गया? O2। तो एनोड पे कौन बन गया? O2। चलो चलते हैं कैथोड पे। इन जनरल क्या होता? इन जनरल Na+ और पानी में राइट हैंड साइड पे कौन होता? पानी। पहले रिड्यूस कौन होता? पानी। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा? पानी का। आज कंसंट्रेशन किसकी कम है? Na+ की। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया? Na+ का। वो तो वैसे भी कम होता है, आज तो रिडक्शन होने का सवाल नहीं, आज पानी का ही रिडक्शन होगा और आज पानी का ही ऑक्सीडेशन होगा, पानी ही रिड्यूस होगा, पानी ही ऑक्सीडाइज होगा, मतलब बनेगा O2, बनेगा H2। इज दिस क्लियर? अरे बोलो ना बेटा, कहाँ खो गए? बोलो। तो जब डाइल्यूट होगा तो अपने को कंसंट्रेशन से भी सोचना होगा। अगर आप सीख गए हैं तो चलो करते हैं अगला इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आपको बताने में बोलूंगा नहीं, ठीक है? मैं बस लिख रहा हूं आपके साथ। इमेजिन करो आप मेरे साथ सॉल्व करो। सबसे पहले लिख ले एनोड, फिर लिख ले कैथोड। एनोड पे एनायन सल्फेट आयन, कैथोड पे कैटायन कॉपर 2+। मोल्टन है कि एक्वस? एक्वस। साथ में कौन है? पानी पानी पानी। चलो पहले रिडक्शन की बात कर ले, पहले रिडक्शन की बात कर ले, पहले कैथोड की बात कर ले। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? कौन राइट हैंड साइड पे आता है? पानी की छापा कॉपर। तो कौन रिड्यूस होगा? सबने सही जवाब दिया। सर जब कॉपर सल्फेट का रिडक्शन होगा तो कैथोड पे हमें मिलेगा कॉपर। चलो बात करते हैं एनोड पे। राइट हैंड साइड पे कौन आएगा? सुनो पानी। अरे बाद में तो है पानी, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? पानी, बनेगा O2। बताओ सॉल्यूशन के अंदर कौन बच गया? सॉल्यूशन के अंदर कौन बच गया? H2SO4। ओहो, तो बोलो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा? <<7। आसान है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अगर आप सीख गए तो अगला सवाल आपके सामने। कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ट्विस्ट आ गया। अब हमने कंसंट्रेशन नहीं बदला, हमने इलेक्ट्रोड बदल दिया। क्या इलेक्ट्रोड के बदलने से प्रोडक्ट बदलना चाहिए? पहले बोलो, क्या इलेक्ट्रोड के बदलने से प्रोडक्ट बदलना चाहिए? हाँ बदलना चाहिए। देखते हैं कैसे बदलता है, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। सबसे पहले लिख ले एनोड और कैथोड, लिख लेते हैं। लिख लिया एनोड, लिख लिया कैथोड, राइट। एनोड पे एनायन, कैथोड पे कैटायन। कौन सा कैटायन है? कॉपर 2+। कौन सा एनायन है? सल्फेट आयन। केवल यह है कि साथ में कोई और है? सर साथ में पानी भी तो है, H2H2। केवल यह है कि साथ में कोई और है? सर साथ में कॉपर का इलेक्ट्रोड भी तो है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करता, पर आज है कॉपर का इलेक्ट्रोड, दिस विल पार्टिसिपेट। मतलब आज जो कंपटीशन है वो तीन के बीच में है, कैथोड पर भी एनोड पर भी। देखते हैं जंग कौन जीतता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड की। बात करें क्या बच्चों? तो चलो चलते हैं कैथोड पे, देखते हैं पहले कौन रिड्यूस होगा। सबसे पहले आते हैं कॉपर के पास। क्या कभी आपने मेटल को मेटल माइनस बनते देखा है? क्या कभी आपने कॉपर को कॉपर 2- बनते देखा है? क्या कभी आपने मेटल को रिड्यूस होते हुए देखा है? या वही जब मैंने आपको ईसीएस पढ़ाया था तो मैंने कहा था ऑक्सीडाइज तो मेटल होता है, रिड्यूस कभी मेटल नहीं, मेटल का आयन होता है। मतलब इस रेस में तो कॉपर को पहले ही हटा दो कि कॉपर कभी रिड्यूस नहीं हो सकता। अब रेस में बचे दो, एक बचा कॉपर 2+, एक बचा पानी। अब मुझे बताओ कॉपर 2+ और पानी में पहले कौन रिड्यूस होगा? कॉपर 2+ और पानी में पहले कौन रिड्यूस होगा? राइट हैंड साइड पे कौन आता है? अरे छापा तो बाद में आता है, छापा बाद में आता है, कॉपर 2+ बाद में आता है। पहले रिड्यूस तो कॉपर 2+ होगा, यानी तो रिडक्शन कॉपर का होगा और कैथोड पे मिलेगा कॉपर सॉलिड, चलेगा। कैथोड पर होने लगा रिडक्शन, चलेगा। अब आते हैं एनोड पर। अब एनोड पर है सल्फेट और पानी, पहले इन दोनों में कर लेते हैं सिलेक्शन। तो सल्फेट और पानी में पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? सुनो पानी। तो सल्फेट, नाइट्रेट, पानी। तो पानी तो वैसे भी बाद में है, तो बात तो पक्की है कि सल्फेट से पहले होने वाला है ऑक्सीडाइज पानी, लेकिन अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ। पानी है और कॉपर है। अब मुझे बताओ पानी और कॉपर में कौन जंग जीतेगा, कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? राइट बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आप सब बताओ, पहले कॉमन सेंस से फिर अपन फैक्ट्स देखते हैं, है ना? कॉमन सेंस से बताओ, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं कि इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं?
जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल का स्वभाव इलेक्ट्रॉन देने का होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने का होता है? मेटल का स्वभाव इलेक्ट्रॉन देने का होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है। ये मेटल का स्वभाव होता है। मेटल ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। बेटा मेटल और पानी दोनों खड़े हैं, पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? मेटल और पानी दोनों खड़े हैं, कौन इलेक्ट्रॉन पहले देगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? आप सब कॉमन सेंस बता सकते हो कॉपर, हाँ या ना? अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट। अब आती है फैक्ट की बातें। अभी आपके सामने लिखी थी एक रिएक्शन, पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा। तो ये जो देखो आपके सामने लिखा है वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की बात चली एनोड पे। वाटर का जो एसओपी है ना वो है -1.23 वोल्ट भैया। वाटर का जो एसओपी है वो है -1.23 वोल्ट भैया। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल की तुलना में कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि वहां वाटर है तो वाटर जीत गया जंग सल्फेट से, ठीक है? एक मिनट, वाटर जीत गया जंग सल्फेट से, ठीक है, लेकिन जब साथ में मेटल है तो मेटल ही पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल ही पहले ऑक्सीडाइज होगा। मतलब आज ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का, रिडक्शन होगा कॉपर का। आप सब ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, आप सब ने उसमें मेटलर्जी पढ़ा है, आप सब ने उसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर पढ़ा है। और जब प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर होता है तो वो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक से होता है जिसमें रिडक्शन भी कॉपर का और ऑक्सीडेशन भी कॉपर का होता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं जरा वो देखिएगा। वो लोग करते क्या है, ऐसे ही इलेक्ट्रोड लेते हैं कॉपर का। तो ये जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं कॉपर का, राइट, और यहां ले लिया उन्होंने इम्प्योर कॉपर, है ना, यहां भर दिया इम्प्योर कॉपर, और यहां अपने लगा दिया बैटरी, राइट। तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है बच्चों, कि जो कॉपर है वही ऑक्सीडाइज होता है और जो कॉपर है वही रिड्यूस होता है। तो यहाँ इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, यहां से कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपकी जो रॉड है उस पे आके कॉपर रिड्यूस वाला चिपक रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा कैथोड है, दैट इज जहां पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा, जहां कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा, वो रॉड मोटा होता जाता है और जो पॉजिटिव है दैट इज जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से कॉपर निकलता है। मतलब इमेजिन करो ये कॉपर इम्प्योर है, ये कॉपर प्योर है, तो इम्प्योर वाले से कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, बना कॉपर 2+। अब ये कॉपर 2+ जाएगा, इस पे चिपक जाएगा, तो ये जो हमें रॉड मिलेगी ये धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, कुछ देर के बाद सारा सारा प्योर कॉपर बाहर निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। समझ पाए क्या? बोलो बेटा। ऑल राइट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार, बड़े टैलेंटेड बच्चे आप सब। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन मेटलर्जी, बिल्कुल सही। ऑल राइट, तो इस प्रकार से हमने प्यूरिफिकेशन कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने प्यूरिफिकेशन कर लिया। अगला सवाल है अपने पास, डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। फिर से देखते हैं कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। तो फिर से वही लिख लेते हैं ना यार, जैसा हम लिखते आए हैं। लिख लिया यहाँ पर एनोड, लिख लिया यहाँ पर कैथोड, सारे एनायन लिख लेते हैं, सारे कैटायन लिख लेते हैं। बस याद रखना ये डाइल्यूट है, ठीक है। तो चलते हैं एनायन के पास। तो एनायन है सल्फेट, साथ में है पानी, कैटायन है H+, साथ में है पानी। सही है बच्चों। ये जो H+ आया ये कहां से आया, एसिड से आया, साथ में कौन है, पानी। अब देखते हैं पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, पहले कौन रिड्यूस होगा। सबसे पहले आप सबका जवाब दिए एनोड पर, चलो चलते हैं एनोड पर। तो आप मुझे बताओ किसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा, किसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी, वाटर का। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, वाटर। एनोड पे क्या मिलेगा, O2, बहुत बढ़िया। फिर चलते हैं अपन कैथोड पर, चले क्या, चले क्या, अरे चले क्या, चलते हैं कैथोड पर। अब कैथोड पर H+ और पानी है, पहले अपन इन जनरल देखते हैं, इन जनरल है ना। अब मुझे बता दो बेटा H+ और पानी, राइट, इन जनरल राइट हैंड साइड में कौन आता है, H+ आता है। कैसे, लेकर बारात सर की कार ना मांगो अली महान, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, तो पानी आ गया। फिर जो कार फेंक दो सुनो प्रभात है, तो है बाद में आता है। मतलब राइट हैंड साइड पे कौन है, H+, मतलब पहले रिड्यूस कौन होगा, H+, मतलब पहले कौन रिड्यूस होगा, H+। क्लियर, लेकिन भूलना नहीं डाइल्यूट है। डाइल्यूट है कहने का मतलब है कि H+ का कंसंट्रेशन कम है। जब कंसंट्रेशन होगा कम तो आरपी होगा कम, यानी कि क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूट है यानी कि H+ का कंसंट्रेशन कम है, तो इस बार H+ रिड्यूस नहीं होगा, जो रिड्यूस होता है वो रिड्यूस होता है पानी और यहां से बनता है H2।
एक बच्चा मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे डाउट पूछा, जानना चाहोगे क्या? एक बच्चा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे डाउट पूछा, जानना चाहोगे क्या? अरे बोलो ना, जानना चाहोगे क्या? उस बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, सर यार अगर ये रिड्यूस होता तब भी बनता H2। मैंने कहा सही बात है। सर ये रिड्यूस हो रहा तब भी बनता H2। मैंने कहा सही बात है। तो सर फर्क क्या पड़ रहा है? आप उससे बना दो H2, उससे बना दो H2, बात तो बराबर है। मैंने कहा हाँ बात तो बराबर है। फिर मैंने उसी बच्चे से एक सवाल पूछ लिया, जानना चाहते हो क्या? मैंने उसी बच्चे से एक सवाल पूछ लिया, जहां लिखा था H+, मैंने वहां लिख दिया D+। मैंने कहा अब बताओ क्या बनेगा? जहां लिखा था H+, वहां लिख दिया मैंने D+। मैंने कहा अब बताओ क्या बनेगा? अब वो बच्चा कहने लगा सर H2 ही बनेगा। तो एग्जाम आपके कंसेप्ट चेक कर सकता है, ऐसा नहीं रट के जाना है साहब H2 बना है। अरे यार H2 किससे बन रहा है? H2O से। तो अगर पहले D+ रिड्यूस होता तो क्या बनता? D2 ना, पर D2 नहीं बन रहा है, तो आपके कंसेप्ट चेक हो जाएंगे एग्जाम अगर चाहेगा तो इसलिए हमेशा लॉजिक साथ लेके चलना है। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो फिलहाल अपने को तो याद हो गया सर डाइल्यूट H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे O2, कैथोड पे H2, एनोड पे O2, कैथोड पे H2 चलेगा बच्चों। लेकिन जो H2 आता है, लेकिन जो H2 आता है वो H2O से आता है। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा बच्चे रूल क्यों बनाने लगे। एक बच्ची लिख रही है सर डाइल्यूट के केस में हमेशा H2O ही ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि एनायन और कैटायन। मैं आपको सारा रीजन बता रहा हूं एक्चुअल, देन व्हाई यू आर ड्राइंग कंक्लूजन ऑल बाय योरसेल्फ। आपको मैं एक्चुअल इसी रीजन से चलो ना। क्यों आप, क्योंकि जो आप ट्रिक बनाओगे ना ये केसेस टू केसेस वेरी करेंगे, हमेशा एक रूल से चलो ना। क्यों ऐसा हम ट्रिक बनाए? नहीं बनाएंगे बेटा। अब मान लो हो रहा है तो मैं ऐसा ऐसा थोड़ी है। ऑल राइट, तो क्या आपको समझ में आया? ये तो खेल हो गया। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सॉरी बेटा, आप लॉजिक से चलो। हम एक ही लॉजिक तो हर बार रिपीट हो रहा है, मैं आपसे 5 लॉजिक बोल रहा हूँ, क्या एक ही लॉजिक तो है? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जब कंसंट्रेशन बदलेगा तो कैसे, वो बता रहा हूँ। इज दिस क्लियर? चलिए, तो अगला केस है हमारे सामने कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी कैसा भाई? कंसंट्रेटेड, अब है ट्विस्ट। अब देखते हैं, चलो चलते हैं एनोड पर, चलो चलते हैं कैथोड पर, ठीक है? एनोड पर चले, कैथोड पर चले, ठीक है? एनोड पर लिख लेते हैं एनायन, कैथोड पर लिख लेते हैं कैटायन। एनायन कौन है? सल्फेट। कैटायन कौन है? H+। साथ में कौन है? पानी। पानी। देखते हैं पहले कौन रिड्यूस, पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करें? आप बोलो किसकी बात करें? कैटायन की, कैथोड की बात करें? कैथोड की बात करते हैं। चलो अब मुझे बताओ इन जनरल, इन जनरल कौन राइट हैंड साइड पे आता है? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? H+ का। इन जनरल H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और आज तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। आज तो रिडक्शन पोटेंशियल और ज्यादा है। कुछ भी कर लो, आज यही वाला H+ रिड्यूस होके H2 ही बनाना है। अब ये ना कहना सर H2 उससे बने या इससे बने, बात तो बराबर है, बात तो बराबर नहीं है। क्लियर? फिर आते हैं एनोड पर। इज दिस क्लियर? अब एनोड में देखते हैं पहले ऑक्साइड कौन होगा। सल्फेट है और पानी है। बताओ राइट हैंड साइड पे कौन आता है? सुनो, पानी। इन जनरल, इन जनरल आता है राइट हैंड साइड पर पानी। इन जनरल पहले ऑक्सीडाइज होता पानी, पर भूलना नहीं आज कंसंट्रेशन अलग है, और कंसंट्रेशन के बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है। आज कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा? सल्फेट की। कंसंट्रेशन के ज्यादा होने से क्या एनायन का ओपी ज्यादा होता है? हाँ होता है। वैसे तो, वैसे तो इन जनरल वाटर ही ऑक्सीडाइज होता, पर आज सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो सल्फेट आयन का अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। नाउ दिस टाइम द थिंग व्हिच विल ऑक्सीडाइज इज नॉट वाटर बट इट विल बी सल्फेट आयन, और ऑक्सीडेशन होगा सल्फेट आयन का। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये ऑक्सीडाइज होता है S2OA2- में। इसमें ऑक्सीडाइज होता है S2OH2- में। मतलब वही वाली बात है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अपने को ओपी भी ज्यादा कर देना है, आरपी भी ज्यादा करना है। कंसंट्रेशन कम है तो ओपी भी कम करना है, आरपी भी कम करना है। यार एक सिंपल सा तो लॉजिक है, कोई भी सवाल दो सारे बनेंगे। बोलो बच्चों। ऑल राइट, तो ये तो बात हो गई कंसंट्रेटेड H2SO4 की।
फिर देखते हैं अगला और सबसे स्पेशल केस जो हमारे सारे कंसेप्ट सुधारने वाला है, दैट इज NaCl aqueous using graphite anode and Hg cathode। इस बार हमारा जो एनोड है वो है ग्रेफाइट का और हमारा जो कैथोड है वो है Hg का। ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा एनोड पर, क्या बनेगा कैथोड पर। मुझे आप सबका पूरा पूरा ध्यान चाहिए। क्लियर? देखो बेटा होता क्या है, वही लॉजिक से हम चलते हैं साहब। अब जब हम उसी लॉजिक चलते हैं तो हमने यहां बनाया, एक मिनट रुकना, मैं जगह देख लू कहां है। ऑलराइट, तो हमने यहां लिखा एनोड, हमने यहां लिखा कैथोड। ठीक है बेटा, इधर लिखा हमने एनोड, इधर लिखा हमने कैथोड। हाँ ठीक है साहब, एनोड पे लिख लेते हैं एनायन, एनायन कौन है Cl माइनस। कैथोड पे लिख लेते हैं कैटायन कौन है Na प्लस। और यहां पर देखते हैं हमारे साथ में और कौन है, साथ में है पानी, साथ में है पानी। क्या और कोई है? हाँ साहब, इस बार एनोड जो है वो ग्रेफाइट है, तो यहां लिख लेते हैं ग्रेफाइट मतलब कार्बन, और यहां लिख लेते हैं Hg दैट इज कैथोड। ठीक, ऐसा सवाल बोल रखा है, देखते हैं क्या होता है। बच्चों इमेजिन करो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इमेजिन करो ये हमारे सामने ग्रेफाइट है, ठीक है, और ये हमारे सामने Hg है। इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। तो Na प्लस है, साथ में Cl माइनस है, साथ में पानी है, साथ में पानी है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं कैथोड के पास, नहीं सबसे पहले चलते हैं एनोड के पास। चले क्या, चलते हैं। अब एनोड में है Cl माइनस, वाटर और ग्रेफाइट, राइट। तो Cl माइनस और वाटर और ग्रेफाइट में पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो जैसा कि मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था, जो ग्रेफाइट है ये भी इनर्ट इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में गिना जाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। क्योंकि आप लोगों ने मेटलर्जी पढ़ी है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मेटलर्जी में आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉक्साइट, है ना, जिससे हम लोग बनाते हैं एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट से जब एल्युमिनियम बनाते हैं तो लास्ट में जब उसके हम प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन करते समय जब बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन होता है दैट इज एल्यूमिना से, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्रेफाइट के होते हैं, और वो ग्रेफाइट इनर्ट नहीं होते, उस समय ग्रेफाइट से बन रहा होता है CO2 गैस। तो वो ग्रेफाइट अब इनर्ट नहीं है, वो रिएक्टिव हो गया। मतलब हमेशा रिएक्शन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हमेशा इनर्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन इन जनरल जब हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ग्रेफाइट और प्लैटिनम को हम लोग इनर्ट लेके चलते हैं कि कहीं पे भी इनका रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं है। लेकिन मेटलर्जी में, बॉक्साइट के प्रिपरेशन में आप सभी अच्छे से जानते हो कि एल्यूमिना से जब हम एल्यूमिनियम बनाते हैं तो उस समय जो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं वो इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट का, और उससे CO2 गैस निकलता है, CO2 और CO, जिसको आपने एलिंगम डायग्राम से समझा होगा। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमेशा इनर्ट नहीं है, यहां पर इनर्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इज दिस क्लियर? अब हुआ क्या, हमारे सामने Cl है, वाटर है, ग्रेफाइट को तो भूल जाओ जैसे प्लैटिनम है। अब Cl माइनस और वाटर में कंपटीशन स्टार्ट हुआ, देखते हैं जंग कौन जीतता है। तो आप सब मुझे बताओ राइट हैंड साइड पे कौन आता है, Cl माइनस आता है कि पानी? Cl माइनस। क्या कंसंट्रेशन कुछ ऊपर नीचे दिया है? नहीं दिया है, मतलब इन जनरल ही लेके अपने को चलना है। तो अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? पहले Cl माइनस का। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? Cl माइनस। तो एनोड पे क्या मिल जाएगा? Cl2 गैस। बहुत बढ़िया, शानदार, एनोड पे Cl2 गैस मिल गया, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं कैथोड पे, राइट। अब हम चलते हैं कैथोड पे। तो कैथोड पे हमारे सामने है Na प्लस और वाटर और Hg, ठीक है, और कैथोड पे क्या हो? रिडक्शन। तो Hg से Hg माइनस बने, भूल जाओ, अपने पास प्योर मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड है, और रिडक्शन हो Hg का, भूल जाओ। मतलब रेस में अब केवल Na प्लस और वाटर बचा है, Hg खुद रिड्यूस नहीं होने वाला है, जैसा कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड में हुआ था। यहां पर अब इसका रिडक्शन नहीं है, तो फिर किसके बीच में रेस बची? Na प्लस और वाटर। जैसे ही मैं कहता हूं Na प्लस और वाटर की रेस, तो बच्चे से मैं पूछता हूं बताओ रेस में कौन जीतेगा? तो बच्चा कहता है सर लेकर बारात सर की कार ना, मांगो अली महान, पानी पियो सर, राइट हैंड साइड में पानी आता है। तो बच्चा कहता है सर पानी जीत जाएगा और पानी से H2 बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ बच्चे इसे रटे होते हैं, उनको याद होता है रट्टा मार खुशियां हजार की नींद पे चलते हैं, जो गलत नहीं है। उन्हें पता होता है कि सर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर NaHG एमलगम होगा। सवाल है ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? देखो बच्चों पूरी बात को सुनिएगा। एक्चुअल में होता क्या है यार, जब हम लोग ये प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो कि अपने सामने Na प्लस है। अब हम क्या सोच रहे हैं, क्या जानते वाली बात है, हमारे सामने Na प्लस है, Na प्लस से बना Na, दिस इज रिडक्शन, राइट। इन द सेम वे हमारे सामने वाटर है, और जब वाटर का रिडक्शन हुआ है ना,
तो रिडक्शन होके बना H प्लस, दिस इज रिडक्शन। पूरी बात को सुनना, Na तक बनना रिडक्शन है, H प्लस तक बनना रिडक्शन है। जब उसे गैस बनना होता है दैट इज H2, जब उसे Na सॉलिड बनना होता है ना, मतलब Na से रिड्यूस होके Na सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट है, H प्लस से H2 बनना है। रिडक्शन पोटेंशियल सच्चाई है कि वाटर का ज्यादा है, लेकिन रिड्यूस होने के बाद जब H2 गैस बनना होता है तो यहां पर उसे एक वोल्टेज और चाहिए होता है, और इसी वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवर वोल्टेज। इसे कई नाम से जाना जाता है, ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज। ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज। तो बबल वोल्टेज इसलिए कहते हैं कि कितना वोल्टेज मिल जाए कि बबल बनने लगे, गैस बनने लगे, राइट। जब कभी किसी का रिडक्शन होना होता है तो रिडक्शन हाँ वाटर का ज्यादा है, लेकिन रिडक्शन होने के बाद गैस बनने के लिए उसे एक वोल्टेज और चाहिए। तो इसे ऐसा इमेजिन करो कि ये सच्चाई है कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये सच्चाई है कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो इसे मैं ऐसे बना देता हूं लाइन से, है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वाटर का तो बड़ी लाइन, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो छोटी लाइन। हाँ ये सच है कि रिडक्शन पोटेंशियल में वाटर रेस जीत जाएगा, लेकिन जितनी देर में H प्लस से वो H2O बनाएगा, मतलब H प्लस से H2O बनाने के लिए उसे एक वोल्टेज चाहिए, H प्लस से H2 बनाने के लिए उसे एक वोल्टेज चाहिए। तो वो जो वोल्टेज है मतलब उसे वोल्टेज ड्रॉ करना है, तो कहीं जाके H2 बनेगा। तो जितनी देर में ये H प्लस से H2 बनाएगा उतनी देर में जो सोडियम है, क्योंकि सोडियम और मरक्यूरी की एफिनिटी, क्यों, जो मरक्यूरी है उसके साथ Na बनाता है NaHg। तो सब NaHg बनने में फायदा क्या है? मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, और स्टेबल होने के कई रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है एनर्जी का, एक रास्ता होता है इक्विलिब्रियम का, एक रास्ता होता है न्यूट्रल होने का। मतलब अगर कभी कोई न्यूट्रल होता है वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा। मतलब ये जो Na है अगर Na प्लस के फॉर्म में होता, किसी से बॉन्ड बनाता, उतना स्टेबल नहीं होता। NaHg के साथ ज्यादा स्टेबल हुआ, क्यों? क्योंकि एमेल्गम में जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज नहीं हुए हैं। Na जैसे ही Hg के करीब आता है, NaHg की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एमेल्गम बनना चाहता है। एमेल्गम का बनना बहुत फेवरेबल होता है क्योंकि इस पे मेटल पे कोई चार्ज नहीं आता है। मतलब यहां पर इतनी ज्यादा एफिनिटी है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रल नेचर कि सोडियम तुरंत Na के पास आया। वो Na से सॉलिड बनने वाला था कि सॉलिड बनने के पहले उसने NaHg बना दिया। तो जितनी देर में H प्लस से H2 बनता, जितनी देर में H प्लस से H2 बनता उससे कहीं पहले NaHg बन गया, यानी कि रिडक्शन तो पहले पानी का हुआ लेकिन H2 गैस बनने था, उतनी देर में NaHg बन के रह गया। इसीलिए यहां पर हम कहते हैं कि जब रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन वाटर का नहीं होता है, रिडक्शन होता है Na प्लस का, क्योंकि यहां से बनता है NaHg दैट इज एमलगम फॉर्मेशन, क्योंकि वहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, क्योंकि वो वहां पे न्यूट्रल है, स्टेबलाइज। समझ पाए? अरे समझ पाए क्या बच्चे? तो दिस इज द रीजन कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो NaHg बनता है, जिसे हम इस रेस के माध्यम से समझ सकते हैं। एक्चुअली इसके पीछे की सारी कहानियां डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो अपन इसे ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोड के बदलने से डिस्चार्ज पोटेंशियल बदल जाता है, बट द प्रॉब्लम इज आपके सिलेबस में डिस्चार्ज पोटेंशियल नहीं है। आपके सिलेबस में है SOP और SRP, तो आपको हम डिस्चार्ज पोटेंशियल से सिखाते नहीं है। लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको लॉजिक सिखाना है तो मुझे सबसे पहले आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल सिखाना है, आपको मुझे डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज बतानी है। मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज अगर मैं आपको बताता तो ऐसे कहता, अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो ये सीरीज है, अगर मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड है तो सोडियम पानी के राइट हैंड साइड में है, यानी सोडियम पहले रिड्यूस होगा पानी से। लेकिन आप डिस्चार्ज पोटेंशियल पढ़ते नहीं हो और इसी वजह से सारी चीजें आपको OP-RP से रिलेट की जाती हैं, तो आप ये ओवर वोल्टेज जैसे कंसेप्ट में नहीं जाके याद करते हो, लेकिन फिर भी जो एक्चुअलिटी है वो मैंने आपको बताई। बच्चों क्या आपको समझ में आया? मैंने आपको ऐसा बताया कि कंसंट्रेशन के बदलने से क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब गैस बनता है तो ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज क्या होता है। ओवर वोल्टेज भी अपने आप में एक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो जितनी देर में वो गैस बनता उसके पहले NaHg बन के निकल गया, खेल खत्म हो गया, सोडियम भी खुश है, सब खुश है। बोलो बच्चों चलेगा?
हमने अभी तक जो पढ़ा ये था क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है सीखने का क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन मैं इसे आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सो प्लीज बी अटेंटिव इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। यार एक थोड़ा सा चेंज है, मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो संडे के चक्कर में दे दिया। मुझे लगा संडे आप खाली हो गए तो होमवर्क खूब दे दिया मैंने, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक के सवाल नहीं किए क्लास में। तो आप चाहो तो इलेक्ट्रोलाइटिक वाले सवाल मत करना, चलेगा। मैंने अभी आपको क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस के सवाल नहीं कराए, राइट? तो वो मत करना, वो संडे के चक्कर में दे तो दिया होमवर्क, बट मत करना, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मैं आपको क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर कल का हैंडआउट नहीं मिला, लास्ट क्लास का हैंडआउट तो था ना लिंक पर यार, लिंक पर हैंडआउट तो था ना लास्ट क्लास का, क्या आपने देखा ही नहीं? बोले सर हमने मतलब ही नहीं ली था ना। ऑलराइट, मैं अभी इस क्लास का हैंडआउट प्रिपेयर कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। अभी आप सबके सामने एक पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, डिस्कशन का चाहिए क्या आपको? डिस्कशन वाला भी अपलोड कर देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डिस्कशन वाला नहीं मिला, अभी अपलोड कर देता हूँ। वो आपको इलेक्ट्रो वाले फोल्डर में मिलेगा, है ना, या बाहर में अलग से रख दूंगा? अभी आप सबके सामने एक पॉपअप आएगा जो कि सॉल्यूशन का डिस्कशन का हैंड आउट है, आप उसे भी ले सकते हैं, यहां से भी अपलोड कर सकते हैं, और बाकी इसे ही मैं लिंक पर सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया लिंक पे, वहां से भी आप हैंड आउट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।